हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में कहा था कि छत्तीसगढ़ में 2021 में जो महिला सुपरवाइजर का नोटिफिकेशन आया था और जो पिछली परीक्षा जो 2022 में हुई थी लगभग एक डेढ़ वर्ष पूर्व, उसके पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करने वाले हैं एक डिटेल एनालिसिस के साथ। तो आज का ये हमारा पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो महिला सुपरवाइजर के पिछले पेपर के ऊपर रहेगा कि किस किस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पिछले बार पूछे गए थे। यदि हम सारे पार्ट को एक ही क्लास में कवर करेंगे तो ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम इसको पार्ट में जो है वो आपको कवर करने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग की जो योजनाएं थी उसके बारे में जो है वो आपका देखने वाले हैं, उसको सॉल्व जो है वो आप करने वाले हैं। तो इसमें देखिए दो प्रकार का एग्जाम हुआ था, एक खुली सीधी भर्ती और एक क्या हुआ था आपका परिसीमित सीधी भर्ती। ठीक है, तो परिसीमित सीधी भर्ती में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं एवं कार्यक्रम से ज्यादा प्रश्न जो है वो आपके पूछे गए थे। इसमें 120 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, मतलब इसमें टोटल 60 प्रश्न पूछे गए थे। जबकि जो खुली सीधी भर्ती है इसमें 40 अंक के प्रश्न जो है वो आपके पूछे गए थे। ठीक है, यदि प्रश्नों की संख्या अगर हम देखें तो 20 प्रश्न जो है वो आपके पूछे गए थे। तो इस क्लास में हम इस खुली सीधी भर्ती में जो पूछे गए 40 अंक के टोटल 20 प्रश्न हैं उनको हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा उसमें हम परिसीमित सीधी भर्ती में जो 60 क्वेश्चन पूछे गए थे 120 अंक के, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं और कार्यक्रम से किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न बनता है। साथ ही व्यापम की ये मतलब ऐसा देखने को मिलता है व्यापक एग्जाम में कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पुराने जो क्वेश्चन है उनका आंसर शब्दशः याद होना चाहिए। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा जिसको आप देख रहे हैं, इसका जो उत्तर रहेगा ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कभी कभी वो लिंक काम नहीं करता है, तो काम नहीं करता है तो ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 969119 ठीक है 359, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है प्राप्त कर सकते हैं और ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ कई छात्र छात्राएं जो है वो मैसेज करते हैं कि महिला सुपरवाइजर में योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु क्या है। तो बेटा मैंने इसके लिए बहुत ही डिटेल वीडियो जो है वो पहले से बना दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां पे देखिए। बार बार उन्हीं चीजों को हर क्लास में बताना जो है वो आपका टाइम वेस्ट होता है उससे। ठीक है, साथ ही साथ महिला सुपरवाइजर के लिए हमारा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपका चल रहा है। तो यदि आप हमसे जुड़ करके महिला सुपरवाइजर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस किस प्रकार से ज्वाइन करना है उसके लिए स्क्रीन में जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है महिला सुपरवाइजर की अधिक जानकारी के लिए जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वहां पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको एकेडमी मैनेजर के द्वारा सारी जानकारी जो है वहां पे दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए जो पूछा गया था, राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के सहमति से, मतलब ये बोल रहा है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सहमति से। बी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सहमति से, मतलब बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आपके न्यायाधीश की सहमति से। सी राज्य सरकार की सहमति से। डी केंद्र सरकार की सहमति से। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका ए। ठीक है, तो बालक न्यायालय अगर किसी भी जिले में राज्य की स्थापित करना है तो उस जिले का जो सेशन कोर्ट रहता है या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है उसको बालक न्यायालय के रूप में जो है आपका निर्दिष्ट कर सकती है आपका राज्य सरकार, लेकिन किसकी सहमति से? उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। ठीक है, जो आपका बालक न्यायालय है, बाल अधिकारों का संरक्षण वाला जो टॉपिक है वहां हम इसको पढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन वहां से जो है वो आपका एराइज हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति
दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा तो वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि खाली स्थान वर्ष से कम की नहीं होगी। इसमें यह पूछा जा रहा है कि दहेज प्रतिषेध जो आपका अधिनियम है उसमें कोई व्यक्ति यदि दहेज देता है या आपका लेता है तो उसको कितने वर्ष का न्यूनतम जो है वो आपका कारावास होगा। तो इसका सही आंसर है बी, न्यूनतम 5 वर्ष का जो है वो आपका कारावास होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये टॉपिक हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत डिटेल से पढ़ते हैं। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक धारा है, धारा 3, ठीक है। इस धारा 3 में दहेज लेने या दहेज देने के लिए शास्ति का उल्लेख है। शास्ति मतलब क्या होता है? दंड, ठीक है। देखो शास्ति भी कई प्रकार की है, दंड भी अलग अलग प्रकार के हैं। इसमें उल्लेख है किसके बारे में? दहेज देने या लेने के लिए क्या शास्ति है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति यदि जो है दहेज देता है या फिर लेता है तो उसको न्यूनतम जो है 5 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम है ना, ज्यादा भी होगा, ठीक है, न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास होता है और न्यूनतम 15,000 रुपए का जुर्माना होता है, ठीक है। 5 वर्ष का कारावास, ठीक है, एवं या नहीं है ना, 5 वर्ष का कारावास प्लस है ये, ठीक है, साथ में 15,000 रुपए का जुर्माना। ये 15,000 रुपए का जुर्माना भी बेटा न्यूनतम जुर्माना है, ठीक है। अब इसके लिए भी प्रावधान है, सुनिएगा ध्यान से। ये न्यूनतम जुर्माना 15,000 रुपए तो लगेगा ही, लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दहेज अगर जो है ज्यादा राशि में लिया है, 15,000 रुपए से ज्यादा राशि में लिया है, मान लीजिए दहेज उसने 20,000 रुपए लिया है, या मान लीजिए दहेज उसने जो है आपका 1,00,000 रुपए दहेज लिया है, तो उस कंडीशन में जो जुर्माने की राशि रहेगी वो दहेज की राशि के बराबर रहेगी। अर्थात यदि 1,00,000 रुपए लिया है तो 1,00,000 रुपए जुर्माना, यदि 10,00,000 रुपए लिया है तो 10,00,000 रुपए जुर्माना, यदि 20,000 रुपए लिया है तो 20,000 जुर्माना। लेकिन किसी भी कंडीशन में जुर्माना 15,000 रुपए से कम नहीं होगा। ज्यादा हो सकता है, जितना वो दहेज लिया रहेगा उतना जुर्माना के रूप में लगेगा, प्लस न्यूनतम 5 वर्ष का कैद होगा। ये जो आपका कैद है इसको जो है न्यायालय के द्वारा जो है घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन आपका अधिनियम में ये क्राइटेरिया जो है वो आपका तय किया गया है। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि वधु पक्ष के द्वारा वधु को या लड़की को यदि कोई गिफ्ट दिया जाता है, मतलब यदि कोई भेंट या उपहार दिया जाता है बिना मांगे, ठीक है, तो वो दहेज की श्रेणी में नहीं आता ना, ठीक है। लेकिन इसमें भी अधिनियम में ये उल्लिखित किया गया है कि हर प्रकार के जो गिफ्ट या उपहार वगैरह दिए जाते हैं उनका एक प्रॉपर लिस्ट मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बी, 5 वर्ष, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कुपोषण से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड, पोषक तत्व एवं ऊर्जा 6 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए क्या सही है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये किस प्रकार का प्रावधान है, उसके बाद हम यहाँ पे आंसर लेंगे। देखिए भारत सरकार के द्वारा जो 3 कैटेगरी है वो बनाई गई है। आपका अलग अलग कैटेगरी में कितने रुपए किसके ऊपर जो है प्रतिदिन आपका खर्च करना है, कितना प्रोटीन उनको प्रदान करना है, कितना कैलोरी उनका प्रदान करना है, ये आपका निर्धारित है। इसमें 3 कैटेगरी है। 6 माह से 6 वर्ष के जो सामान्य बच्चे होते हैं ये एक कैटेगरी है, ठीक है। दूसरा 6 माह से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं, ये एक कैटेगरी है। और तीसरा जो है महिलाओं की कैटेगरी है। महिलाओं में कौन कौन आते हैं? आपका गर्भवती माता, ठीक है, और आपका जो धात्री माता होती है, मतलब शिशुवती माता जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, साथ ही साथ क्या आपका किशोरी बालिका। यदि मेरा क्लास आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो इनके बारे में आप पहले से परिचित होंगे, ये कैटेगरी मैंने पहले के क्लासेस में आपको समझाई है। तो इसमें देखिए जो सामान्य बच्चे होते हैं 6 माह से 6 वर्ष के, इनके ऊपर प्रतिदिन जो आपका खर्च होता है वो होता है 8 रुपए,
ठीक है। जो महिलाएं होती हैं, चाहे वो गर्भवती माता हो, शिशुवती माता हो, चाहे किशोरी बालिका हो, इनके ऊपर 9.5 रुपए खर्च होता है। और जो गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं 6 माह से 6 वर्ष के, इनके ऊपर 12 रुपए प्रति बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से खर्च होता है। इसको रट लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में दोबारा पूछने की इसकी पुनः संभावना बन सकती है। ठीक है। सबसे कम किसके ऊपर? सामान्य बच्चे के ऊपर 8 रुपए, फिर महिलाओं के ऊपर 9.5 रुपए, और गंभीर कुपोषित बच्चों के ऊपर 12 रुपए। ये पर डे के हिसाब से है, प्रतिदिन के हिसाब से है। अब हम प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी प्रोटीन इनको जो है आपका दी जाती है, प्रोटीन के लिए क्या मापदंड तय किया गया है। तो सामान्य बच्चों को 12 से 15 ग्राम, जो माताएं होती हैं, महिलाएं, किशोरी बालिकाएं होती हैं, उनको 18 से 20 ग्राम, और गंभीर कुपोषित बच्चों को 20 से 25 ग्राम प्रोटीन। प्रोटीन के लिए क्या मापदंड है, याद रखेंगे। सामान्य बच्चों को 12 से 15 ग्राम, महिलाओं को 18 से 20 ग्राम, ठीक है। और जो गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा मिलता है 20 से 25 ग्राम। कैलोरी के लिए क्या मापदंड तय किया गया है? जो सामान्य बच्चे होंगे उनको 500 कैलोरी, ठीक है। जो माताएं होंगी, महिलाएं होंगी, उनको 600 कैलोरी, और गंभीर कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन 800 कैलोरी जो है वो आपका मापदंड तय किया गया है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, वो कुपोषित बच्चों का मापदंड पूछा गया है। तो कुपोषित बच्चों का मापदंड क्या हो जाएगा? कुपोषित बच्चों के लिए कितना वित्तीय खर्च किया जा रहा है? 12 रुपए। उनको प्रोटीन कितना दिया जाता है? 20 से 25 ग्राम। और कैलोरी कितना दिया जाता है उनको? 800 ग्राम। देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में है, वही ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। वित्तीय प्रावधान कितना? 12 रुपए। प्रोटीन कितना? 20 से 25 ग्राम। और कैलोरी कितना? 800 कैलोरी। ठीक है। इसको मैं एक बार और बता दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय मापदंड याद रखना। सामान्य बच्चों के लिए कितना रुपए? 8 रुपए। महिलाओं के लिए 9.5 रुपए। गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपए। प्रोटीन का मापदंड याद रखना। सामान्य बच्चों के लिए 12 से 15 ग्राम, महिलाओं के लिए 18 से 20 ग्राम, और गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए 20 से 25 ग्राम। कैलोरी में कितना है? 500 है, 600 है, 800 है। 500 किसका है? आपका सामान्य बच्चों का है। 600 किसका है? महिलाओं का है। और 800 किसका है? गंभीर कुपोषित बच्चों का। याद रखना, गंभीर कुपोषित बच्चों को ज्यादा मिलता है सबसे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेडी टू ईट फूड में कौन से घटक नहीं होते हैं? ठीक है। देखिए, रेडी टू ईट के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि ये एक पैक्ड फूड होता है, ठीक है, जो खाने के लिए रेडी रहता है। ठीक है। खास करके पोहा, हलवा जो बनाया जाता है, जो गर्म पानी में डाल करके इसको जो है इजिली जो है पकाया जा सकता है, बहुत जल्दी, इंस्टेंट फूड टाइप का। तो ये क्या होता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिला करके इसको जो है वो आपका बनाया जाता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं कि रेडी टू ईट फूड के घटक क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न दोबारा पूछने की संभावना रहेगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रेडी टू ईट फूड की रेसिपी क्या होती है या घटक क्या होती है। तो रेडी टू ईट फूड में क्या क्या रहता है मैं आपको बता दूं। इसमें देखिए, गेहूं रहता है, ठीक है, कितने कितने ग्राम रहता है वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, क्योंकि इस बार केवल क्या पूछा है कि क्या क्या रहता है। ठीक है। हो सकता है इस बार जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें ये पूछ दे कि कितना कितना ग्राम रहता है। तो पहले तो ये जान लीजिए क्या रहता है। गेहूं रहता है, सोयाबीन रहता है, गेहूं रहता है, सोयाबीन रहता है, चना रहता है, शक्कर रहता है, मूंगफली रहता है, और रागी रहता है। ये रेडी टू ईट फूड की क्या बोलनी चाहिए, रेसिपी है, या रेडी टू ईट फूड का क्या है, घटक है। क्या क्या है? गेहूं, सोयाबीन, चना, शक्कर, मूंगफली, रागी। ठीक है। इसमें अनाज के रूप में गेहूं है, देख लीजिए। दलहन में दो चीजें हैं, आप देख सकते हैं, सोयाबीन है और आपका चना है, रागी भी है, मूंगफली है, और थोड़ा मिठास देने के लिए उसमें क्या मिलाया गया है, शक्कर मिलाया गया है। ठीक है। तो इसमें जो गेहूं है ये 30 ग्राम रहता है। ठीक है। जो आपका सोयाबीन है ये 10 ग्राम रहता है। चना जो होता है ये 20 ग्राम रहता है। ठीक है। कितना कितना?
गेहूं रहता है आपका 30 ग्राम, सोयाबीन रहता है 10 ग्राम, चना रहता है 20 ग्राम। टोटल 100 ग्राम का जो आपको क्वांटिटी है उसमें बता रहा हूं, पर 100 ग्राम में कितना कितना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपका शक्कर होता है ये 27 ग्राम रहता है। ठीक है, मूंगफली जो होता है ये 5 ग्राम रहता है, और जो रागी होता है ये सबसे कम 3 ग्राम रहता है। ठीक है, रागी बच्चों के लिए जो है वो आपका अच्छा माना जाता है। ठीक, ये भी एक दाल का ही प्रकार है। तो इस प्रकार यदि आप सबको जोड़ेंगे तो ये टोटल कितने ग्राम का, मैंने आपको आइडिया बताया है 100 ग्राम का। पर 100 ग्राम में 30 ग्राम गेहूं, 10 ग्राम सोयाबीन, 20 ग्राम चना, 27 ग्राम शक्कर, 5 ग्राम मूंगफली और 3 ग्राम क्या रहता है आपका रागी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसको देखो बेटा। क्वेश्चन ये पूछा है कि रेडी टू ईट फूड में कौन सा घटक नहीं होता। क्वेश्चन ही गलत है। ये पिछले बार ये क्वेश्चन जो है वो व्यापम द्वारा डिलीट कर दिया गया, विलुप्त कर दिया गया। रीजन क्या है देखो, ए गेहूं सोयाबीन चना शक्कर ये तो रहता है। ठीक है, बी सोयाबीन चना शक्कर सोयाबीन के तेल ये भी रहता है, सी सोयाबीन का तेल गेहूं सोयाबीन और चना ये भी रहता है। तो सी वाले जितने भी चीजें हैं वो तो रहते ही हैं, बी वाले जितने भी चीजें हैं वो रहते ही हैं, ए वाले जितने भी चीजें वो भी रहते हैं। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी, मतलब सभी रहता है। ठीक है, तो इसको टिक करोगे तो गलत होगा ना, क्योंकि ये पूछा गया कि क्या नहीं रहता। इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो आपका गलत हो, इसीलिए क्वेश्चन ही क्या हो गया आपका डिलीट हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश्य हैं? ठीक है, देखिए आपके सिलेबस में योजना को लेकर के दो चीजें हैं। एक केंद्र प्रवर्तित योजनाएं जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ी जाती हैं, उनसे प्रश्न बनता है, और एक राज्य प्रवर्तित योजनाएं जिसमें राज्य सरकार की योजना रहती है, वहां से प्रश्न बनता है। तो ये राज्य प्रवर्तित योजनाओं से प्रश्न है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश्य क्या क्या है? एक लिखा हुआ है कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाई का निवारण करना, बिल्कुल सही। ठीक है, विवाह के अवसर पर फिजूल खर्ची रोकना, ये भी सही है। तीसरा, सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि करना, यह भी सही है। चौथा, नवविवाहित जोड़े को भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, यह गलत है। भाई जीवन भर के लिए कोई भी योजना में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाती, इसमें भावी जीवन लिखा हुआ है। तो सही है 1, 2 और 3। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। मैं आपको मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के बारे में थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री जो आपका कन्यादान विवाह योजना है, इसका मेन उद्देश्य गरीब परिवारों को कन्या विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को दूर करना, फिजूल खर्ची को रोकना, सादगी पूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना और गरीब परिवार के मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि करना, इनके मेन उद्देश्य हैं। यही ऑप्शन में जो है वो आपका दिया गया था। यहाँ कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो वो भावी जीवन के लिए जो आपका आर्थिक सहायता दी जाएगी बोल रहा है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। है निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित कौन से आपके रोग हैं? आपके सिलेबस में एक चैप्टर है पोषण एवं स्वास्थ्य। ठीक है, पोषण एवं स्वास्थ्य और पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन जो है वो आपका उठा है। उस टॉपिक के अंतर्गत आपको पोषक तत्वों के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ पोषक तत्वों की कमी से जो आपके रोग होते हैं, इसके अलावा जो बैक्टीरियल डिसीज होते हैं, वायरल डिसीज होते हैं, प्रोटोजोअल डिसीज होते हैं, हेलमेंथिस डिसीज होते हैं, मतलब बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इन सभी को भी पढ़ना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका बैक्टीरिया जनित रोग है? बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? जीवाणु। चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें देखिए जो डिप्थीरिया है और टिटेनस है, ये दोनों जो है जीवाणु से होने वाला आपका रोग है। टिटेनस जो है वो आपका जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से, लेकिन जो आपका पोलियो है ये आपका वायरस से होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा।
पोलियो और डिप्थीरिया, फिर पोलियो जो है वो वायरस से होने वाला रोग है, डिप्थीरिया भले ही आपका बैक्टीरिया से होता है लेकिन पोलियो वायरस से होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो सही आंसर जाएगा ए, डिप्थीरिया और आपका टिटेनस। ठीक है, मैं बैक्टीरिया से होने वाले जो आपके रोग होते हैं उनको एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रदर्शित कर देता हूं। यहाँ पे बैक्टीरिया से होने वाले सभी प्रमुख रोगों को जो है वो आपका दिखाया गया है। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसको डिटेल में पढ़ लेना। अभी मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता दूंगा। वायरल डिसीज को याद करने का एक तरीका होता है, बैक्टीरियल डिसीज को याद करने का तरीका होता है। सभी को रटते नहीं बैठे रहोगे, कुछ ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे तो ईजी होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा गया है देखिए, टिटेनस पूछा गया है और क्या पूछा गया, डिप्थीरिया। हिंदी में डिप्थीरिया को गलघोटू कहते हैं। देखिए, टिटेनस जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। टिटेनस किससे होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। शरीर आड़े टेढ़े हो जाते हैं, मतलब इसमें पेशियां प्रभावित होती हैं, तंत्रिका तंत्र जो है वो आपका प्रभावित होता है। गलघोटू या डिप्थीरिया, गले वर्ड से याद रखना, इसमें जो प्रभावित अंग है वो क्या होता है आपका श्वसन नलिका। और जो आपका डिप्थीरिया होता है ये किस बैक्टीरिया से होता है, तो वो है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। किससे होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। इसमें डिप्थेरी वर्ड जुड़ा हुआ है जिससे आप ट्रेस कर लोगे कि इससे क्या होता है डिप्थीरिया। इसमें टिटेनी वर्ड जुड़ा हुआ है जिससे आप ट्रेस कर लोगे कि इससे क्या होता है टिटेनस। इसको याद करने का एक सिंपल सा मैं आपको कोड बता देता हूं। ठीक है, टिटापनी, टिटापनी नाम की एक लड़की है, ऐसा याद रख लीजिए। टिटापनी को हैगो एसी, टिटापनी को हैगो एसी। हैगो मतलब उधर मेरे ख्याल से बुंदेलखंडी भाषा में हैगो का मतलब होता है होना। मतलब ये बोला जा रहा है कि टिटापनी के पास एसी है, टिटापनी को हैगो एसी। इसको आप डिकोड करके देख लीजिए। टी से आपको याद रखना है क्या, टीबी। ठीक है, या ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टा से आप याद रखना टाइफाइड। ठीक है, फिर ट से ही आप याद रखना टिटेनस। फिर प से याद रखना पर्ट्यूसिस या काली खांसी। उसके बाद फिर प से आप याद रख लीजिए प्लेग। नी से याद रख लेना क्या आपका निमोनिया। को से कोड़ या कुष्ठ रोग याद रख लेना, इंग्लिश में इसको लेप्रोसी जो है वो आपका कहा जाता है से आप हैजा याद रखिए, इंग्लिश में कॉलरा कहते हैं। गो से गलघोंटू और गोनेरिया याद रख लीजिए। और एसी के ए से एंथ्रेक्स और सी से याद रख लीजिए क्या आपका सिफिलिस। तो एक तरीका है जिसको हम डिटेल में हमारी क्लासेस में जो है वो आपका पढ़ते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे हम क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर जो है हम आपका आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का क्या लक्ष्य जो है वो आपका रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए, बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 3% और बालिकाओं में और महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 2% कम करना। दूसरा है, बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 2% तथा बालिकाओं और महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 3% कम करना। बच्चों में कुपोषण को 3% और महिलाओं और बालिकाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 4% कम करना। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि क्या कठिन क्वेश्चन पूछ दिया है। इसको पहले मैं समझा देता हूं आपको, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम हल करने का जो है वो आपका प्रयास करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे एक अभियान है पोषण अभियान। ठीक है, ये पोषण अभियान जो है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की जो योजना वाला टॉपिक है इसमें इसको हम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जो आपका पोषण अभियान है मैं आपको बता दूं, ये 8 मार्च 2018 को चालू हुआ है राजस्थान के झुंझुनू नामक स्थान से। ठीक है, तो झुंझुनू राजस्थान से 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत जो है वो आपका की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण के स्तर में क्या लाना, आपका कमी लाना। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 5 कैटेगरी में। वो 5 कैटेगरी आप पहले समझ लीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक है, मैंने कहा कितने वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 3 वर्ष के लिए लक्ष्य जो है वो आपका निर्धारित किए गए हैं। कितने कैटेगरी में निर्धारित किए गए हैं, 5 कैटेगरी में, 1 2 3
4, 5। अब ये 5 कैटेगरी क्या क्या है उसको पहले समझाता हूं, फिर उसके बाद लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए हैं उसको समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 कैटेगरी में जो पहला कैटेगरी है ये बोलता है कि बच्चों में, ठीक है, यहाँ पे 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात की जा रही है, बच्चों में ठिगनेपन को रोकना। ठिगनापन मतलब बौनापन या उसको स्टंटिंग कहा जाता है। तो बच्चों में ठिगनेपन या बौनेपन को रोकना, एक कैटेगरी ये हो गया। बच्चों में मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों में अल्प पोषण को रोकना, मतलब कुपोषण हो गया। ठीक है, तीसरा छोटे बच्चों में मतलब 0 से 59 माह, छोटे बच्चों में रक्ताल्पता को रोकना, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी को रोकना। ठीक है, ब्लड की कमी को रोकना। अगला कैटेगरी 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं और किशोरियों में रक्ताल्पता को कम करना, मतलब वही 15 से 49 वर्ग की जो आपकी महिलाएं होती हैं या किशोरी बालिकाएं होती हैं, उनमें आपका हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है, ठीक है, उसको मतलब कम करना नहीं बोल रहा हूं, मतलब उसको बढ़ाना। रक्ताल्पता मतलब इसको कहा जाता है एनीमिया। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। तो उसमें जो एनीमिया की बीमारी होती है, रक्त की कमी की जो बीमारी होती है, उसको जो है वो आपका कम करना है। और अगला कैटेगरी है जन्म के समय कम वजन, ठीक है, वाले जो आपके बच्चे होते हैं उसकी संख्या को क्या करना, आपका कम करना। तो ये 5 कैटेगरी तो आप पहले दिमाग में बिठाओ। एक कैटेगरी क्या है, बच्चों में बौनेपन या ठिगनेपन को कम करना। दूसरी कैटेगरी क्या है, बच्चों में अल्प पोषण को कम करना। एक ठिगनापन हो गया, एक अल्प पोषण हो गया। उसके बाद रक्ताल्पता याद रखना है। एक रक्ताल्पता बच्चों में याद रखना, ठीक है, उसको कम करना, और एक रक्ताल्पता महिलाओं में याद रखना, उसको कम करना। ठीक है, उसके बाद जो 5वां कैटेगरी है वो कम वजन के जो बच्चे पैदा होते हैं उसकी संख्या को क्या करना, कम करना। ये 5 कैटेगरी है। अब इस 5 कैटेगरी में एक एक का लक्ष्य देखते हैं। जो ठिगनेपन के लिए लक्ष्य रखा गया है कि भाई जो ठिगनेपन का जो आपको उसको लक्ष्य है, जो ठिगनेपन के बच्चों का संख्या कम करना है, उसमें है 2%। 2% प्रति वर्ष की दर से। तो एक साल में 2% कम करेंगे। लक्ष्य कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए है, तो टोटल कितना कम करेंगे, 6% कम हो जाएगा। ठीक है, अल्प पोषण की अगर हम बात करें, ये भी प्रति वर्ष 2% की दर से कम करना है। 3 वर्ष में ये भी 6% कम हो जाएगा। रक्ताल्पता की बात आएगी, वहां पे सीधा सीधा 3% याद रखना। चाहे बच्चों में रक्ताल्पता हो, चाहे महिलाओं में रक्ताल्पता हो, इसको 3% पर ईयर की दर से कम करना है। तो 3 साल में कितना कम हो जाएगा, 3 तिया 9% कम हो जाएगा। और जो कम वजन वाले बच्चों की संख्या है, इसको भी 2% प्रति वर्ष की दर से कम करना है। तो 3 साल में 2 तिया 6% हो जाएगा। सीधा सीधा मैं आपको इसको ट्रिक की तरह, अगर ट्रिकी रूप में इसको याद करेंगे तो आप देख लीजिए, जहां पे रक्ताल्पता वर्ड आएगा वहां पे लक्ष्य है कितना बेटा, 3% का। बाकी सब में लक्ष्य है कितना, आपका 2% का। आई बात समझ में। बाकी ठिगनेपन में, अल्प पोषण में, कम वजन में लक्ष्य है देखिए 2% का, 2% का, 2% का। लेकिन जहां पे रक्ताल्पता आया, चाहे वो बच्चों का हो चाहे महिलाओं का हो, वहां पे लक्ष्य है आपका 3% का। याद हो गया आपको। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोला था कि यहाँ पे कथन कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए बी वाला कथन जो है वो आपका सही होगा, क्योंकि बच्चों में कुपोषण या अल्प पोषण को 2% की दर से कम करेंगे, और महिलाओं में एनीमिया या रक्ताल्पता को 3% की दर से कम करेंगे। बाकी ऑप्शन में देखिए गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे कुपोषण को 3% लिख दिया है, गलत। यहाँ पे महिलाओं में एनीमिया को प्रति वर्ष 4% की दर से कम करना लिखा है, गलत। तो सही क्या हो जाएगा, ये। आई बात समझ में। तो ये चीजें जो हैं वो उतनी कठिन नहीं है, अगर आप सही सोर्स से सही तरीके से चीजों को पढ़ें। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफरेंशिएट करके आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जो है वो आपका जोखिम भरा माना जाता है। ठीक है, यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलोग्राम से कम है, जी हाँ जोखिम है ये। शिशु का वजन लगातार 3 माह से बढ़ नहीं रहा है, ये भी जोखिम की कैटेगरी में आता है। शिशु के वजन में लगातार 2 महीने से कमी हो रही है, ये भी जोखिम की कैटेगरी में आता है। मतलब इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ये तो कुछ मतलब खास क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की जो ओर है हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डेटा वाला है। ठीक है,
नीचे दी गई तालिका में आपका वर्ष और कुपोषण का जो परसेंटेज है उसका जो है क्या करना है, सही मिलान करना है। ठीक है, तो इसको जो आपका एनएफएचएस सर्वे होता है जिसमें कुपोषण के जो है आपका वर्षवार डेटा दिया रहता है, यदि आप उसको रट लेते हैं, जो कि उतना आसान है नहीं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी किसी लोगों के द्वारा ही आपका सॉल्व किए जाते हैं, जिन लोग अच्छे से पढ़े रहते हैं, नहीं तो आप इसको नहीं बना पाओगे, तुक्का तो लगा नहीं पाओगे, ना ही एलिमिनेट करके बना पाओगे। इसका सही आंसर है देखिए बी। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ी मिला दे रहा हूं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का है ही नहीं, जिनको याद रहेगा वो बना पाओगे, सीधी सीधी बात है। ठीक है, पहला का इसमें हो जाएगा डी, 2015-16 में परसेंट था 29.87%। दूसरा का हो जाएगा ए, 2016-17 में 30.13% था। तीसरा का हो जाएगा सी, मतलब 2017-18 में 26.33% था। और चौथा का हो जाएगा क्या आपका बी, 2018-19 में ये 23.37% था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, ये भी जो है वो आपका डेटा से संबंधित प्रश्न है, लेकिन ये उसके इतना कठिन नहीं है क्योंकि ये महत्वपूर्ण डेटा में से एक है। प्रश्न है, 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत राज्य में और भारत में निम्नानुसार है। ठीक है, देखिए इसको मैं सही आंसर बताने से पहले आपको इसके बारे में एक चीज बता देता हूं। एक सर्वे होता है जिसको कहा जाता है NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, क्या कहा जाता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था, ये NFHS4 के डेटा के अनुसार पूछा गया था, जबकि अभी जो हम डेटा पढ़ते हैं वो NFHS5 का डेटा पढ़ते हैं। ठीक है, वो डेटा भी मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक, तो जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथा नंबर का हुआ था, उसके अनुसार अगर आप देखोगे तो इस राज्य में जो आपका कुपोषण का स्तर था छत्तीसगढ़ में वो 37.7% था और भारत में आपका 35.7% था। तो NFHS4 के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, लेकिन अगर आप NFHS5 का डेटा देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा देखें, तो अब छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण स्तर है वो 37.7 से घट करके 31.3% हो गया है। कहा, छत्तीसगढ़ में, राज्य में। ठीक है, और यदि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, इंडिया की बात करें, जो NFHS4 में 35.7% था, अब ये हो गया है 32.1%। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से प्रश्न पूछ दे, इसलिए मैंने ये डेटा आपके सामने रखा। उस समय 4 के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया था तो आंसर इस प्रकार से आएगा, 5 के अनुसार इस बार पूछेगा तो आंसर इस प्रकार से आपको लेना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में इसका जो है वो आपका उल्लेख है, उसको एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4, मतलब बोल रहा है NFHS4 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 37.7% थी। ठीक है, जो अभी राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वें में कितना हो गया है, 31.3% हो गया, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का बात करें तो NFHS4 में राष्ट्रीय जो स्तर में कुपोषण का दर था वो 35.8% था और ये NFHS5 में कितना हो गया है, 32.1% हो गया है। अब इसमें एक और एनालिसिस आप ध्यान रखेंगे, अगर आप देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार, इससे पहले जो आपका डेटा था उसमें छत्तीसगढ़ का जो कुपोषण का दर था वो राष्ट्रीय स्तर से आपका अधिक था। राष्ट्रीय स्तर देखिए 35.7%, 8% के आसपास है, जबकि छत्तीसगढ़ का उसके लगभग 2% आगे है, 37%। मतलब छत्तीसगढ़ में कुपोषण का जो दर है या कुपोषण की स्थिति है वो राष्ट्रीय स्तर से खराब थी, लेकिन अभी उल्टा हो गया है। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में कुपोषण का दर है 31.3% और भारत में है 32.1%। मतलब भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण का दर है वो आपका कम है, मतलब राष्ट्रीय औसत से कम है।
ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है नोनी सुरक्षा योजना के संबंध में। नोनी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह योजना 1/4/2014 को प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल सही। 1 अप्रैल 2014 को यह शुरू हुआ था। यह योजना 1/1/2014 को प्रारंभ की गई थी, गलत। इस योजना के तहत 18 वर्ष तक की लड़की का विवाह न होने पर एवं 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने पर 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि दिए जाने का प्रावधान है, सही है ये। इस योजना के तहत जनवरी 2021 तक 56,518 हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया है। उस समय के डेटा के अनुसार ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे में जो आपका डेटा दिया गया है नोनी सुरक्षा योजना को लेकर के, वो डेटा दिया गया है अप्रैल 2022 से लेकर के सितंबर 2022 तक का, जिसके अनुसार इस अवधि में 5,096 हितग्राहियों को पंजीकृत जो है वो आपका किया गया है। ये डेटा 1 वर्ष का है, आप मान सकते हो, लगभग 1 वर्ष से भी कम का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो अभी तक मतलब जनवरी 2021 तक का पूछा गया था, ठीक है। तो अभी जो है ये डेटा जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा जो है वो आपका संचालित होती है? देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लो कि वेक्टर क्या होता है, ठीक। एक देखिए होता है किसी भी डिसीज का अर्थात रोग का कारक, और एक होता है उसका वाहक। वाहक को ही क्या बोला जाता है, वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको बता दूं, जो HIV या एड्स होता है ये वायरल डिसीज है, वायरस से होने वाला रोग है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है क्या आपका HIV, ठीक है। जो आपका टीवी है ये बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया से होने वाला क्या है आपका रोग है, ठीक है। जबकि जो मलेरिया होता है, मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिसीज है, प्रोटोजोअल डिसीज है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। अब आप बोलोगे सर मलेरिया तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, बिल्कुल सही। देखिए आप समझिएगा कि जो इस मलेरिया रोग का वाहक होता है वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। इस मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा इस रोग के कारक का वहन किया जाता है, और जो मलेरिया रोग होता है उसका मेन कारक होता है एक प्रोटोजोआ जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम वेबर। क्या नाम है आपका, प्लाज्मोडियम वेबर, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम वेबर जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के ब्लड में पाया जाता है। तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर किसी आपका व्यक्ति को काटता है तो उसको जो है इन्फेक्ट करता है, किससे, मलेरिया रोग से। तो याद रखेंगे कि मलेरिया का जो कारक होता है वो प्लाज्मोडियम वेबर होता है, जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। जबकि मलेरिया का वाहक क्या होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। तो इसमें पूछा गया है इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा क्या आपका, मलेरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं? देखिए, प्रोटीन की कुपोषण से या प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है जिसको कहा जाता है क्वासियोरकर। कई बार बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है कि क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। क्वासियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है, और ये आपका बड़े लोगों को नहीं होता है। क्वासियोरकर रोग जो होता है वो किसु आपका जो बच्चे होते हैं इनको होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वासियोरकर रोग शिशु अवस्था और बचपन में होता है, जो कि प्रोटीन डिफिशियंसी या प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इससे घातक परिणाम होते हैं, बच्चे की मृत्यु तक जो है आपका हो सकती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूरी तरह से डेटा वाला है। इस राज्य के जिलों को नवंबर 2020
तक संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की संख्याओं से सुमेलित करना है। एक तरफ जिले का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ उस जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या दी गई है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बेटा ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से डेटा को पढ़े रहते हैं, उनसे बनता है, बाकी लोग नहीं बना पाते हैं। ठीक है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, फिर वर्तमान डेटा आपको बताऊंगा। इस डेटा को यदि आप रट सकते हो, कम से कम 10-12 जिलों को तो रटना पड़ेगा आपको, यदि दोबारा क्वेश्चन बनता है तो आपसे ना छूटे। पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देता हूं कि ये नवंबर 2020 की स्थिति में पूछा गया प्रश्न है, जबकि अभी जो डेटा है वो हमारे पास है नवंबर 2022 का। ये अपडेटेड डेटा आपको याद रखना है। पिछले डेटा के अनुसार इसका सही आंसर होगा आपका डी। ठीक है, डी। तो इसको अगर हम सुमेलित करें तो एक का हो जाएगा सी, एक का हो जाएगा ई। ये बलरामपुर में जो आपका आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी संख्या 2005। दूसरा का हो जाएगा डी, जसपुर में 2931 आंगनबाड़ी केंद्र। तीसरा का हो जाएगा सी, कोरबा में 2280 आंगनबाड़ी केंद्र। चौथा का हो जाएगा बी, राजनांदगांव में 2694 आंगनबाड़ी केंद्र। और पांचवा का हो जाएगा ए, अर्थात रायगढ़ में 2894 आंगनबाड़ी केंद्र। ठीक है, अभी का डेटा जो है आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति नवंबर 2022 की स्थिति में, यहाँ पे हो सकता है आपको क्लियर ना दिखे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, उसको जूम करके देखना। इसमें पूरा का पूरा देखिए 33 जिलों का डेटा है। स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र, साथ साथ संचालित आंगनबाड़ी केंद्र। तो आप संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको याद रखने का प्रयास करना। अब इसमें सभी को मैं डिस्कस नहीं करता हूं, दो प्रमुख बिंदु आपको बता रहा हूं। अभी भी नवंबर 2022 की स्थिति में भी सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या किस जिले में है? जसपुर में 2931 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जसपुर में। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम है नारायणपुर में, मात्र 375 आंगनबाड़ी केंद्र है। ठीक है, तो अभी भी जसपुर में 2931 सबसे ज्यादा है और सबसे कम नारायणपुर में है 375। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेत है। ठीक है, ए शारीरिक पीड़ा हानि, बी जीवन या शारीरिक अंग को खतरा, स्वास्थ्य को खतरा, सी प्रहार, आपराधिक भय और आपराधिक बल, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। जब हम घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे मैं आपको एक धारा पढ़ाता हूं, धारा 3। इस धारा 3 में इस अधिनियम के डेफिनेशंस हैं, इस अधिनियम की परिभाषाएं हैं। ठीक है, लगभग अमूमन हर अधिनियम की धारा 3 में परिभाषाएं होती हैं, जरूरी नहीं, अधिकांशतः मैं बोल रहा हूं। तो धारा 3 में यहाँ पे जो आपका शारीरिक दुर्व्यवहार है इसको परिभाषित किया गया है, जिसमें ये सारे शब्दों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई। संदर्भित सेवाएं, दूसरा पॉइंट है, संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों को दी जाती हैं। तीसरा, शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। चौथा, पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए निर्धारित है। ये गलत है बेटा, मैं आपको बता चुका हूं पिछले भी क्लास में कि जो पूरक पोषण आहार है ना, वो 6 माह से शुरू होता है। इसमें 2 कैटेगरी में आपको पढ़ाया हूं, एक 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को दिया जाने वाला आहार, याद होगा आपको, और एक कैटेगरी पढ़ाया हूं मैं 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जाने वाला पूरक पोषण आहार। नवजात तो खाएंगे ही नहीं क्योंकि वो दूध पीते हैं, 6 महीने तक केवल दूध पीते हैं। इसमें मेन आईसीडीएस का क्वेश्चन है। आईसीडीएस कब शुरू हुआ मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुआ, बिल्कुल सही। इसमें विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चों को संदर्भ सेवाएं दी जाती है, मैं पढ़ाया था, ये भी सही है। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा किसको दी जाती है? आंगनबाड़ी कब से जाते हैं? 3 वर्ष से, तो 3 से 6 वर्ष के दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना
मतलब आईसीडीएस को शुरू किया गया था, कितने विकास खंडों और कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरुआती तौर पे चालू किया गया था? तो ये जब शुरू हुआ उस समय 33 विकास खंड एवं 4,891 आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है ये आपका शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो सकता है कि जब शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1975 को, तो कितने विकास खंड और कितने आंगनबाड़ी केंद्र के साथ शुरुआत हुई? 33 विकास खंड और 4,891 आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी लगभग, बिल्कुल सही है। भारत वर्ष में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या 13.88 करोड़ थी, ये गलत है। इस राज्य की जनसंख्या मतलब छत्तीसगढ़ का लगभग 2.5 करोड़ थी, 2.56 करोड़, बिल्कुल सही है। इस राज्य में 6 से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या 35.84 करोड़, लगभग 36 मतलब 35.84 लाख, लगभग 36 लाख के आसपास थी, ये सही है। ठीक है, करोड़ में नहीं है, लाख में है आपका बच्चों की जो आपकी जनसंख्या थी। ठीक है, तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, तो 3 4 1 ये सी ऑप्शन जो है इसमें आपका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? विटामिन पोषक तत्व है, मिनरल है, वसा भी है, फाइबर या रेशा जो है वो आपका पोषक तत्व नहीं है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से जो आपका खुली सीधी भर्ती में प्रश्न पूछे गए थे, इस खुली सीधी भर्ती में 20 प्रश्न पूछे गए थे 40 अंक के, उसको हमने देखा। ठीक है, अगले क्लास में हम परिसीमित सीधी भर्ती में जो 60 प्रश्न पूछे गए थे 120 अंक के, उसका डिटेल में जो है वो आपका एनालिसिस करेंगे। और फिर से मैं बोल देता हूँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो महिला सुपरवाइजर को लेकर के जो है स्पेशली चलाई जा रही है हमारे द्वारा, उसमें जुड़ने के लिए या उसकी जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है 7470960094, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।